हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डार्विन थ्योरी। डार्विन थ्योरी को डार्विनिज्म भी आप कह सकते हैं और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है ये डार्विन ने दी है। और हम उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो डार्विन वैलेस थ्योरी इसे क्यों कहा जाता है, डार्विन थ्योरी को डार्विन वैलेस थ्योरी क्यों कहा जाता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गैलापागोस आइलैंड के बारे में, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड जो है इसी के ऊपर पूरी हिस्ट्री जो है वो बनी हुई है, तब जाके नेचर सिलेक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा। देखिए, गैलापागोस आइलैंड की अगर हम लोकेशन की बात करें, पहली चीज़ होती है इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन। क्या बच्चों? पैसिफिक ओशन जो है इसकी लोकेशन है। ओके, कौन सा कंट्री है जहां पे गैलापागोस आइलैंड है? उस कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर जो है ये उस कंट्री का नाम है जहां पे गैलापागोस आइलैंड होता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे देखने को मिली। और जो बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, उसमें इसने मेंशन किए थे बहुत सारे नाम जो हैं। जैसे हम बात करें जेन टॉर्टाइज था, लेजर्ड था, आइगुना। मैमल्स में हम बात करें सी लाइन, फर सील, राइस रैट्स, बैट्स, डॉल्फिन्स, वेल्स। उसके बाद सी एंड शोर बोर्ड्स देखने को मिले, लावा गुल्स, बोबीज़, वाइडर्स। बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी थी जो देखने को मिली वहाँ गैलापागोस आइलैंड के अंदर। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। होता क्या है, थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है इसके बारे में, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे किसके अंदर? नेचुरल हिस्ट्री के अंदर। और इन्होंने जो उस टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, उसके साथ जो बॉटनिस्ट जॉन हेंसलो ने डार्विन को रिकमेंड किया कि एक आप अच्छे बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, अब आप अच्छे नेचुरलिस्ट हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, हम एक शिप को लेकर हम वर्ल्ड का टूर करते हैं। किसने बोला ये एक बॉटनिस्ट जॉन हेंसलो ने बोला। डार्विन को बताया कि आप इसको रिकमेंड किया कि आप एज शिप नेचुरलिस्ट, कौन सी पोस्ट दी, कौन सी पोस्ट के लिए बताया आप इनको कि आप एज ए शिप नेचुरलिस्ट। और उस शिप का नाम क्या था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, HMS बीगल। HMS बीगल जो था वो शिप का नाम था जिस शिप पर सफ़र किया चार्ल्स डार्विन ने, और उसके साथ ही जो थे फैकल्टी मेंबर थे, साइंटिस्ट थे। और ख़ासकर हम बात करें बॉटनिस्ट जॉन हेंसलो की बात करें, इन्होंने एक सर्वे को प्रिपेयर किया, सर्वे विवेज अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। जब ये वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे ये नोटिस करते हैं, क्या नोटिस करते हैं? स्पीशीज़ हिस्सा इन साउथ अमेरिका डिफर्ड स्ट्राइकिंगली फ्रॉम दोज ऑफ यूरोप। इन्होंने देखा जो स्पीशीज़ यूरोप के अंदर हैं वो डिफ़र करती हैं अमेरिका से, पहली चीज़ ये है। उसके बाद इन्होंने ऑब्ज़र्व किया जो स्पीशीज़ टेम्परेट रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, जैसे हम बात करें अर्जेंटीना की, चाइल्ड की, ये मोर सिमिलर हैं टू दोज ऑफ ट्रॉपिकल कौन सा था? साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, देन दे वेयर टू यूरोपियन स्पीशीज़। ये थी सेकंड चीज़ जो इन्होंने वहाँ पे नोटिस की। ओके, जब ये इंग्लैंड से वापस आए 1836 में, कब? 1836 में। थोड़ा हम जानते हैं, सबसे पहले एक चीज़ और नोटिस करते हैं, एक चीज़ और हम थोड़ा देखते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन का जो जन्म हुआ वो हुआ 12 फरवरी 1809 में, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई थी 19 अप्रैल 1882। ये इसके बीच में इन्होंने काम किया।
ठीक है। और ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA की थी। और सबसे पहली जो बुक इन्होंने लिखी थी उसका नाम था द वोयेज ऑफ द बीगल, इसको टाइटल दे दिया। और 1839 में फर्स्ट एडिशन आया, 1845 में सेकंड एडिशन आया, 1905 में थर्ड एडिशन बाद में आया, ठीक है ना। तो ये अब क्या होता है, एक चीज़ में भूल गया यहाँ पे आपको बताना कि जो बीगल थी, बीगल रवाना हुई, कहाँ से रवाना हुई, में भी ये भी पूछ सकते हैं। उस जगह का नाम था प्लाईमाउथ साउंड। ये जो जगह थी ये इंग्लैंड के अंदर जगह थी। किसके अंदर थी? इंग्लैंड के अंदर। और जो बीगल थी उसका जो कैप्टन था उसका नाम था रॉबर्ट फिट्जी। क्या नाम था? रॉबर्ट फिट्ज रॉय जो था इसका कैप्टन का नाम था। ये भी आपको याद रखना होगा, में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और डार्विन ने तकरीबन 3 से 4 साल जो है पूरा टाइम देखा वहाँ पे। और जो एग्जैक्ट बताया गया है बुक्स के अंदर, बहुत से बुक्स के अंदर 3 साल और 3 महीने, 3 ईयर और 3 मंथ्स जो है ये पूरा इनका सफ़र रहा लैंड के ऊपर। उसके बाद हम बात करें 18 महीने जो थे इन्होंने समुद्र के अंदर दिए। समुद्र के जो वहाँ पे फ्लोरा फौना था वहाँ पे देखा इन्होंने सिर्फ 18 मंथ्स, ठीक है ना। ये है मेन चीज़। अब क्या होता है जब 1836 में ये इंग्लैंड से वापस आते हैं तो डार्विन ने पूरी ऑब्जर्वेशन की थी और बहुत सारे फीचर्स जो हैं उसने वहाँ थ्योरी के दिए थे। पहला कहा था कि जो स्पीशीज़ आर नॉट इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि दे चेंज ओवर टाइम, जो ही टाइम आगे बढ़ेगा तो ये चेंज होंगी। Darwin asserted that evolution is a historical fact that can be demonstrated to have taken place। ये डार्विन ने कहा था। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था उसने कहा था the agent that produces these change is nature selection। इसने कहा था जो एजेंट है जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है? वो है नेचर सिलेक्शन। अब देखो जो डार्विन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी को डार्विन विलेस थ्योरी क्यों कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। में भी आपको पूछ भी सकते हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर। डार्विन ने जब वापस आए उन्होंने एक लंबा एक ऐसे लिखा। किसके ऊपर लिखा? नेचर सिलेक्शन के ऊपर लिखा। किसके ऊपर लिखा? नेचर सिलेक्शन के ऊपर इन्होंने एक ऐसे लिखा। उसके बाद जब उन्होंने वो ऐसे अपने दोस्तों को दिखाया, अपनी बीवी को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा एविडेंस लाने की ज़रूरत है, उसके बाद जाके आप इसको अच्छी तरह से पब्लिश करो। किसने कहा? अपने दोस्तों ने कहा, अपनी बीवी ने कहा। उसी दौरान कुछ टाइम के बाद एक और नेचुरलिस्ट जो जिनका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये भी एक ट्रैवलिंग नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने डार्विन को सुना था, अच्छी तरह से डार्विन के बारे में जानते थे, तो डार्विन को एक अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजा। ये समझो उसने भी एक थ्योरी अपनी भेजी। किसको? डार्विन को, कि आप थोड़ा चेक कीजिए, एवेल्युएट कीजिए। ओके, अब जो वेलेस थ्योरी थी वो भी पूरी किसके ऊपर थी? नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थी। तो पूरा जो है वो डार्विन से मिलती जुलती थी। अब यहाँ पे डार्विन को कन्फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? डार्विन को कन्फ्यूजन हुआ कि शायद मुझे लगता है मेरा आइडिया जो है इसने छीन लिया है। क्या हुआ है? मेरा आइडिया शायद इसने छीन लिया है। उसके बाद क्या होता है, डार्विन और वेलेस ने अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो प्रेजेंट किया द लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। ये एक सोसाइटी थी, द लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। कब? जुलाई 1, 1858। और उसमें दोनों ने जो मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिट किया तो दोनों को इसका क्रेडिट गया, ठीक है ना। दोनों को क्रेडिट मिला इस आइडिया का और इसी वजह से उनको कहते हैं डार्विन विलेस थ्योरी। उसके बाद क्या हुआ, जो डार्विन ने उसने डेवलप किए अपने आइडियाज़। फर्स्ट एंड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है प्रोवाइडेड एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एविडेंस। जो उसकी बुक थी उसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस उसने वेलेस से अलग बहुत ज़्यादा दिए, बहुत ज़्यादा काम किया। और फ्राम मेनी फील्ड्स टू सपोर्ट बोथ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन। तो ऐसा हुआ जो वो कॉन्सेप्ट था वो आगे की तरफ बढ़ता रहा, जाता रहा और लोगों ने इसको सहारा, जो साइंटिस्ट थे वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ जी जो डार्विन है, डार्विन ने अच्छा खासा काम किया है। तो इसीलिए डार्विन को बता दिया कि जो नेचर सिलेक्शन थ्योरी है इसका जो क्रेडिट दिया वो डार्विन को दे दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, जो राइट अप था वो किसका निकला?
उसके बाद जब हम बात करेंगे डार्विन थ्योरी की, डार्विन थ्योरी को अब अच्छी तरह से देखेंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी ठीक करेंगे। डार्विन ने कहा अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है, उसके कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है स्कैर्सिटी ऑफ फूड देखने को मिलती है, ठीक है। अगर स्कैर्सिटी ऑफ फूड देखने को मिलेगी तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। क्या होगा? वहाँ पे कंपटीशन होगा। और जो ये कंपटीशन होगा ये दो किस्म का होगा, एक होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, दूसरा होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस, ठीक है। अब इसमें जो नेचुरल सिलेक्शन होगी कंपटीशन के बाद जो बचेगा, ठीक है, इसको आप ये समझ सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये भी कहा गया है क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस थ्योरी के अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही कहा है। डार्विन थ्योरी की जो नेचुरल सिलेक्शन है वो यही है, वही सर्वाइव कर सकता है जो नेचुरल सिलेक्शन हुई है, जो नेचर में क्या हो सकता है, compete कर सकता है हर चीज़ से, ठीक है, वही जाके फिट हो सकता है। और क्या हो सकता है उसके बाद, वहाँ से जो सिलेक्ट हो गया, जो पास हो गया, उसके अंदर ऐसा होगा कि बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, और उनके अंदर भी आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगी। ये कौन कह रहा था? ये डार्विन थ्योरी कह रही थी, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम वो थी, ही वॉज अनएबल टू टेल अबाउट द सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसने जो सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है वो नहीं बता पाया, ये पहली चीज़ थी। और उसने ये भी कहा था जो एवोल्यूशन है ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। डार्विन ने ये भी कहा ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोलिफिकली का मतलब क्या होता है कि डार्विन ने ये कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रोलिफिकली का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी में। क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करते हैं। और क्या कहा? और कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो compete करते हैं विद ईच अदर इन ए लाइफ थ्रेटनिंग मैनर। किसके लिए? फूड के लिए। मेन चीज़ जो होती है कंपटीशन किसका होता है? आपको पता ही है, फूड के लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, मैटिंग के लिए होता है। और उसने क्या कहा? ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर द विनिंग ऑफ द कंपटीशन। वही ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सस्टेन कर पाएंगे जो शो करेंगे मॉडिफिकेशन। उसके बाद है सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो सस्टेन कर पाए उन सेलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स में वही परफॉर्म कर पाएंगे रिप्रोडक्शन को। देयर बाई गिव राइज टू द न्यू स्पीशीज, वही जो है आगे न्यू स्पीशीज की राइज दे सकते हैं विद देयर ओवन स्पेसिफिक कैरेक्टर। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन आती है। क्या आती है बच्चों? ऑब्जेक्शन आती है। ऑब्जेक्शन में क्या है? जो नेचुरल सिलेक्शन है इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। ये बहुत सारे साइंटिस्टों ने, बायोलॉजिस्टों ने कहा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये ओनली फैक्टर नहीं है रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन, बल्कि जो म्यूटेशन है इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। क्या बताया गया? जो म्यूटेशन है ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर एवोल्यूशन के लिए। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंज एंड एब्रप्ट चेंज, तो ये जो चीज़ें थी ये ऑब्जेक्शन में थी, ठीक है। अब डार्विन फिंचेस भी आप पढ़ोगे, डार्विन फिंचेस को जब पढ़ोगे आप, वो पढ़ना है एडाप्टिव रेडिएशंस के अंदर। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे एडाप्टिव रेडिएशंस के ऊपर और वहाँ पे बताएंगे आपको कि डार्विन फिंचेस क्या होता है। देखो, एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब है process of evolution of different species in a given geographical area in which different members of same ancestral type are evolved। हम नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से पहले हम आपको बताएंगे टॉप जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। CSIR के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हम वो भी डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो, कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको कि CSIR नेट के अंदर पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, During beagle voyage of Charles Darwin, he observed that the flora of tropical America is most similar to, किसके साथ जो है जो इसने ऑब्जर्व किया कि ट्रॉपिकल अमेरिका का जो फ्लोरा था वो मिलता जुलता है, तो इसने बताया था टेम्परेट अमेरिका के बारे में, ठीक है। क्या इसने बताया था कि जो फ्लोरा है ट्रॉपिकल अमेरिका का ये मोस्ट सिमिलर है टेम्परेट अमेरिका का, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे है डार्विनियन फिंचेस। अब ये जो क्वेश्चन है ये एडॉप्टेशन से है, बट चलो अब कर लेते हैं। ये भी
यहाँ पे है डार्विनियन जो फिंचेस थी of three different size of beaks, large, intermediate and small, feeds on seed size with bimodal distribution. Under such condition natural selection will favor finches have beak size. तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लार्ज एंड स्मॉल बोथ। इसने लार्ज भी देखी थी, बोथ स्मॉल भी देखी थी, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे क्योंकि जो फिंचेस के बारे में है वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे है डार्विनियन एवोल्यूशनरी फिटनेस इज मेजर इन टर्न ऑफ, जैसे आपने पढ़ा था सर्वाइव ऑफ फिटनेस पढ़ा था ना आपने ना। तो ये जो डार्विनियन एवोल्यूशन है फिटनेस इज मेजर इन टर्न ऑफ, किस बेस पे ये मेजर किया जाता है, ये किया जाता है रिप्रोडक्टिव सक्सेस पर। जितनी रिप्रोडक्टिव रेट हाई होगी, अच्छी होगी, तो इसका जो है इसी से पता चलेगा कि जो फिटनेस है वो जो सर्वाइव है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम फिनोटाइप इज टर्म्ड एज, ये हमें आगे पढ़ने हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि हम नेचुरल सिलेक्शन हम अलग से पढ़ेंगे, वो हमें पढ़ना है। तो फिलहाल इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। अंडर विच कंडीशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नो एलील वुड बी लॉस्ट विन, क्या क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नो एलील वुड लॉस्ट विन। तो एनी वन होमोजाइगोट इज फेवर्ड, बोथ होमोजाइगोट आर फेवर्ड। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो जो हेटेरोजाइगोट आर फेवर्ड जो है ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे है गैलापागोस फिंचेस वेयर आर इंपॉर्टेंट क्लू टू डार्विन्स थिंकिंग, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम अलग से जब फिंचेस के बारे में पढ़ेंगे तब जाके हम आपको बताएंगे क्या हिसाब किताब रहने वाला है, ठीक है। तो ये था डार्विन, चार्ल्स डार्विन के थोड़ा बहुत उसके बारे में, ये आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद ज़रूर आया होगा, अगर पसंद आए तो आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके। तो टीचिंग बायोलॉजी में जुड़ने के लिए थैंक यू।